समाकलन की शुरुआत करते हैं। इंटीग्रेशन। पहले समाकलन क्या है? ये समाकलन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है दो प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानने में। पहले ये था कि यदि किसी फलन का अवकलज हमें पता है तो ये किस फलन का अवकलज है, अगर हमें ये पता करना है तो इस प्रश्न ने हमें समाकलन को ढूंढने में मदद की है। यानी किसी फलन का अवकलज पता है, हमें पता है कि किसी फलन का अवकलज cos x है, हमें पता है फलन का अवकलज cos x है। अब ये किस फलन का अवकलज है ये पता करना है, तो ये एक समस्या थी। इस समस्या का हल इस समाकलन के अंदर ढूंढा गया। दूसरा, अगर दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत किसी फलन के आलेख से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो इस समस्या का हल निकालना भी हमें समाकलन के अंदर सीखा। यानी ये कोई हमारे पास फलन था जिसका ये इसका आलेख है फलन का, तो दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत, यानी प्रतिबंध कुछ भी हो सकते हैं कि जो स्वतंत्र चर है वो x=a से x=b के बीच में ये भाग घिरा हुआ है, तो इस और x वक्र और प्रतिबंध है x=a x=b के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। और भी जैसे हमारे पास कोई एक रेगुलर कोई आकृति होती है, वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं। इस प्रकार से जो रेगुलर आकृतियां हैं उनका क्षेत्रफल निकालना तो हम इसको सूत्र से ज्ञात करते हैं। अब अगर इस प्रकार एक वक्राकार हमारे पास कोई इस प्रकार का कर्व है, कोई फलन इस प्रकार से है कि उसका आलेख हमारे पास सरल रेखाएं नहीं है, तो उस समय उस वक्र के नीचे या उस वक्र से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसमें भी समाकलन ने अपनी भूमिका निभाई है। यानी समाकलन शब्द का जो उद्भव हुआ है इन प्रश्नों का हल प्राप्त करने के लिए हुआ है। तो इसीलिए समाकलन का मतलब हम करते क्या है, जैसे इस आकृति घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना है, इस वक्र x एक्सिस और ये जो हमारे पास दिख रहे हैं x=b ये प्रतिबंध है, ये पूरा क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब ये सरल रेखा नहीं है तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? छोटे छोटे स्ट्रिप्स में इस भागों को बांट देते हैं और इन सभी स्ट्रिप्स का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसलिए समाकलन को योग भी कहलाता है समाकलन, इसलिए इसे इंटीग्रेशन शब्द यूज हो रहा है। एस से हम इसको दिखाते हैं, सम ऑफ द एरियाज। तो एस, या हम जब समाकलन का प्रतीक यूज करेंगे तो ये फ्लैट एस, इस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं समाकलन के लिए। तो असल में समाकलन का जो उद्भव हुआ है इस शब्द का इन दो समस्याओं का हल जानने के लिए हुआ है। पहला, अगर किसी फलन का अवकलज हमें ज्ञात है तो किस फलन का अवकलज है ये हमें ज्ञात करना है, तो इसमें हमें समाकलन का यहाँ से उद्भव हुआ है। दूसरा, किसी वक्र के दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत किसी आलेख से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या हुआ, वक्र के आलेख से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या हुआ, इन दो प्रश्नों का हल जानने के लिए इस समाकलन का उद्भव हुआ है। तो इसलिए इन दो समस्याओं से अगर हम किसी फलन का हमें अवकलज पता है तो ये किस फलन का अवकलज है ये पता करना है, तो इस समाकलन को हम कहते हैं अनिश्चित समाकलन। और दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत हमें समाकलन ज्ञात करना है तो इसे निश्चित समाकलन कहते हैं। तो अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन, अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अनिश्चित समाकलन है। इसके बाद हम निश्चित समाकलन पढ़ेंगे। इन दोनों के संयोग से जो नई गणित बन रही है, नई मैथमेटिक्स है, वह समाकलन गणित कहलाता है। अब पहले देखते हैं हम प्रति अवकलज के रूप में किसी फलन का समाकलन हम कैसे प्राप्त करते हैं। पहली चीज कि हम कह रहे हैं जो समाकलन है, यदि ये जो समाकलन है वो किसी फलन के अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, एक व्युत्क्रम प्रक्रम हम इसे कह सकते हैं। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यहाँ की डिफरेंशिएशन की जो रिवर्स प्रोसेस है वो इंटीग्रेशन कहलाता है। यानी किसी फलन डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन f(x) बराबर कैपिटल f(x) है, तो इंटीग्रेशन इस फलन का f(x) का डिफरेंशिएशन, स्मॉल f(x) का डिफरेंशिएशन अगर कैपिटल f(x) है तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस। यानी डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर था d dx ऑफ f(x), ये एक ऑपरेटर था d dx, ये ऑपरेटर इस फलन f(x) को कैपिटल f(x) में ले गया।
अब एक नए ऑपरेटर की बात हम कर रहे हैं, ये ऑपरेटर जो है वो इंटीग्रेशन कहलाता है। दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ऑपरेटर डिफरेंशिएशन जो है स्मॉल एफ एक्स को कैपिटल एफ एक्स में ले गया, तो दूसरा जो ऑपरेटर है वो कहलाता है इंटीग्रेशन, वो एफ एक्स को स्मॉल एफ एक्स में ले जाता है इस प्रकार से। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यदि फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैपिटल एफ एक्स है तो कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स होगा, तो ये इंटीग्रेशन का साइन है फ्लैट एस। अब एक चीज, जब भी हम इंटीग्रेशन लिखते हैं, जब हम किसी भी फलन को इंटीग्रेट करेंगे, जिस चर के सापेक्ष करेंगे, उसमें एक चीज ध्यान रखनी है। तो हम जब भी इंटीग्रेट करेंगे, ये जो इसको आप ये समझ लीजिए, एस को एक ब्रैकेट से आप शुरू कर रहा है आपने, तो आप इसको दूसरे ब्रैकेट डी एक्स से क्लोज करेंगे। जब भी किसी फलन का आप इंटीग्रेशन लिखेंगे तो उसके आगे जिस भी चर, अगर हम x के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं तो dx, y के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं तो dy, t के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं तो dt, यानी जब भी हम किसी फलन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इन दो कोष्टों का ध्यान जरूर रखेंगे। यानी हमने कोष्ट अगर इस इंटीग्रेशन साइन से शुरू किया है तो हम इस कोष्ट को dx, dy या dt कोष्ट से क्लोज करेंगे। यानी स्मॉल ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ये हमने जो पढ़ा है, यहाँ तो दोनों ओर ब्रैकेट एक जैसे होते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में ब्रैकेट ये s से शुरू हो रहा है तो dx, dy और dt से क्लोज होगा। तो किसी फलन का इंटीग्रेशन क्या है, किसी फलन का इंटीग्रेशन हमें जब निकालना है, यानी वो ये बता रहा है, ये हमें ये बता देगा कि अगर किसी फलन का हमें अगर डिफरेंशिएशन पता है तो इंटीग्रेशन ये बता देगा कि ये किसका अवकलज है। यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डी एक्स, यानी इसका मतलब जो एफ एक्स था वो स्मॉल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन था। हम व्यवहारिक प्रश्न पर आते हैं। जैसे एक चीज़ और ध्यान में रखें, जैसे हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई की घात एक्स इक्वल, हम जानते हैं ई की घात एक्स होता है। अब दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर ई की घात एक्स प्लस 5 होता तब भी इसका डिफरेंशिएशन ई की घात एक्स होता है। अगर ये डिफरेंशिएशन ऑफ ई की घात x प्लस 10 होता तब भी इसका डिफरेंशिएशन ई की घात x होता है, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन शून्य है, अचर है। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ई की घात x प्लस k, हम कहते हैं कि कोई भी अचर राशि है, ये c भी हो सकता है कांस्टेंट, इक्वल टू ये भी की घात x है, क्योंकि अचर का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। इसलिए बात हमारे पास निकल के ये आई कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात x भी ई की घात x हुआ, ई की घात x का इंटीग्रेशन ई की घात x भी हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात x, ये ई की घात x प्लस 5 भी हो सकता है। और इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात x प्लस c dx, ये भी ई की घात x, इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात x जो है ई की घात x प्लस c भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई की घात x का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये ई की घात x प्लस और कांस्टेंट के बराबर होता है। ये अचर कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी अचर राशि हो सकती है। तो इन जनरल जब भी हम किसी फलन का इंटीग्रेशन लिखेंगे, वो चाहे ई की घात x है या कोई और फलन है, जैसे हम इस एफ एक्स को भी इंटीग्रेट करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं तो हो जाएगा स्मॉल एफ एक्स प्लस सी, इसे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इन जनरल इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन स्मॉल एफ एक्स या कैपिटल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे हम लिखते हैं। ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। क्यों? क्योंकि ई की घात x का हमें दिख रहा है कि ई की घात x का इंटीग्रेशन ई की घात x भी हो सकता है, ई की घात x प्लस 5 भी हो सकता है, ई की घात x प्लस 10 भी हो सकता है, ई की घात x प्लस c भी हो सकता है। तो ये कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, ये कांस्टेंट और कोई वास्तविक संख्या भी हो सकता है। इसलिए किसी भी फलन का जब हम अनिश्चित समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस सी के बराबर हो जाएगा। उसके समाकलन में एक अचर राशि हम जोड़ देंगे, हो सकता है ये सी 0 भी हो और 0 न भी हो और कोई वास्तविक संख्या ये हो। अब हम कुछ फलनों के अवकलज लिख के इन सूत्रों को इनसे हम प्रति अवकलज या इंटीग्रेशन प्राप्त करेंगे। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको अगले 1-2 दिन में याद करने होंगे, तब हम आगे के इंटीग्रेशन कर पाएंगे। जैसे पहले हम लेते हैं ई की घात x, तो आपने देख लिया इंटीग्रेशन। अभी कुछ मूलभूत सूत्र हैं इंटीग्रेशन के,
जो हम प्रति अवकलज से प्राप्त करेंगे, हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई की घात इक्वल टू ई की घात x है, तो ई की घात डिफरेंशिएशन ऑफ ई की घात x इक्वल हो जाएगा कि ई की घात का डिफरेंशिएशन की घात x इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है, तो ई की घात इंटीग्रेशन ई की x की घात x हो जाएगा। तो लिखेंगे इसे cos टर्म इंटीग्रेशन सूत्र dx इंटीग्रेशन की घात x dx इक्वल टू ई की घात x प्लस। अब कुछ फंक्शन देखते हैं। sin x तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो cos x dx इक्वल टू sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ dx। कांस्टेंट ऑफ dx प्रत्येक अनिश्चित समाकलन के लिए बन जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इक्वल टू होता है माइनस या डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये sin x हो जाएगा, यानी sin x माइनस ऑफ cos x का sin x था, इसलिए sin x जो माइनस cos x, ये सब sin x dx इक्वल माइनस ऑफ x प्लस c। ध्यान रखना है क्योंकि sin x cos x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा। और x का हम देखते हैं, डिफरेंशिएशन देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बराबर है sec स्क्वायर x, इसलिए sec स्क्वायर x बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x dx हो जाएगा tan x प्लस c। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता, देखिए अभी मैं sec स्क्वायर इंटीग्रेशन पता है। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखते हैं और cot x का डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x होता है माइनस cos x स्क्वायर x, इसे इसे आओ या cos x स्क्वायर x का इक्वल cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर x होता है और माइनस cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो cos स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए cos x निकालना है तो जाएगा माइनस cot of x प्लस c। उसी प्रकार से डिफरेंशिएशन ऑफ sec बराबर होता है sec x, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sec tan x dx हो जाएगा sec x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos समझ लिया cos x, cos डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इक्वल होता है माइनस cos x cot x होता है। हम माइनस ऑफ cos x डिफरेंशिएशन करते हैं तो जाएगा प्लस cos x cot x, क्योंकि माइनस cos x डिफरेंशिएशन cos x है, इसे cos x डिफरेंशिएशन माइनस लेगा cos x dx cos x cot x, cos x cot x dx बराबर माइनस cos x। 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग फलनों का हमने डिफरेंशिएशन पता, तो इन फलनों के इंटीग्रेशन प्राप्त किया। हमें sin x और cos x का पता है, हमें tan cos x का इंटीग्रेशन नहीं पता है। कुछ फलन हमें प्राप्त हो गए जिनका इंटीग्रेशन जानते हैं, जैसे e की घात x का इंटीग्रेशन cos x sin x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन sec x का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं। ध्यान रखें tan x cot x sec और cos x अभी को आगे इसके फॉर्मूले होंगे जो मैं याद रखूंगा। इस प्रकार से अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी हम डिफरेंशिएशन जानते हैं। डिफरेंशिएशन sin होता है 1/√1, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 x स्क्वायर dx हम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा sin इनवर्स x। इसको ध्यान रखें, इसमें c भी होगा कांस्टेंट ऑफ sin इनवर्स x प्लस c, क्योंकि sin x डिफरेंशिएशन 1/√1 x स्क्वायर तो ये प्लस प्रोसेस है √1 x का इंटीग्रेशन sin, ठीक। जैसे माइनस cos x का डिफरेंशिएशन cos x cot x था तो cos x cot x का इंटीग्रेशन माइनस x, और इसी तरह हम डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x करते हैं तो हम √1 x स्क्वायर। अगर इसे हम माइनस cos x का डिफरेंशिएशन करें तो माइनस दोनों माइनस से गुणा करते हैं इस प्रकार से, तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos x इनवर्स x 1/1 से आता है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ √1 x इक्वल माइनस cos x माइनस cos इनवर्स x प्लस c के बराबर है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन sin इनवर्स x या माइनस cos इनवर्स x दोनों समान है। इसमें से क्या होगा कि x इक्वल टू है 1/1 प्लस x स्क्वायर, से इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। इनवर्स x इंटीग्रेशन बताओ x एक्सप्रेशन, तो इससे हमने 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्राप्त किया। tan इनवर्स x इंटीग्रेशन नहीं पता, यहां पर भी cos इनवर्स sin x इंटीग्रेशन नहीं पता, हमें 1/√1 x स्क्वायर और 1/1 x पता है। अब हम डिफरेंशिएशन ऑफ cot के लिए, अब हम cot के लिए बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस cot इनवर्स x प्लस c हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x होता है माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर या इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस cos c, जैसे cos प्लस। डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x होता है 1/x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन होता है sec x। इसलिए इस फलन का इंटीग्रेशन हमें पता है, sec इनवर्स का इंटीग्रेशन अगर sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 है तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 का इसका sec इनवर्स का अवकलन 1/x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, इसलिए इसका प्रति अवकलन इसके होगा इस फलन को sec इनवर्स x, तो 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो sec इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। यही बात डिफरेंस ऑफ sec इनवर्स माइनस लग जाता है, इसलिए हम माइनस का इंटीग्रेशन हम माइनस ऑफ cosec इनवर्स x प्लस लिख सकते हैं। तो हमें कुछ चार पद ये इंटीग्रेशन हो गए बेसिकली है, एक है 1/√1 स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस 1, इन तीन फलनों के हमें इंटीग्रेशन प्राप्त हो गए। ये आपको याद रखना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। e की घात x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, उसका डिफरेंशिएशन e की घात x का इंटीग्रेशन e की घात x ही होगा। अब बचता है हमारे पास
x की डिफरेंशिएशन ऑफ x1 तो ये क्या हो जाएगा 1 n हो जाएगा, या ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की घात n प्लस करता हूँ बटे n प्लस 1 का जो डिफरेंशिएशन ऑफ n हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की घात n प्लस 1 प्लस x की घात n होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की घात n, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र कैसे होगा हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन है इसलिए x की घात n ये बन गया, तो x की घात n इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज x की n प्लस 1 बटे n प्लस 1, यानी घातांक एक बड़ी जो हो रही है उसी कर देंगे। जैसे हमें इंटीग्रेशन ऑफ करना है तो एक घात बढ़ जाएगी, x की घात 3 हो जाएगी, 3 ही प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन, इस प्रकार से हम x की घात n का इंटीग्रेशन डालते हैं। और डिफरेंशिएशन ऑफ log x बराबर होता है 1 मॉड x, यानी डिफरेंशिएशन log ऑफ मॉड x। मॉड x लिखने का ये मतलब है यहाँ ये वास्तविक संख्या हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और ये x का मान 0 है तब भी log फलन परिभाषित नहीं होता है, तो ये x हमें धनात्मक है तभी हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो तभी log x 1 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ log का नहीं पता, log का डिफरेंशिएशन था x था, 1 x का डिफरेंशिएशन log x होगा, तो ये ना dx इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसी प्रकार से हमें डिफरेंशिएशन ऑफ a की घात x था, ये है log ऑफ a टू द बेस e इनटू a की घात x, या इस log से यहां बाहर कर देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ घात x log ऑफ a बराबर है a की घात x, यानी मुझे a की घात का इंटीग्रेशन अगर चाहिए तो डिफरेंशिएशन ऑफ a की घात x बटे log बराबर होता है, तो हमें ये मिला कि a की घात x क्या हुआ, ये हो जाएगा a की घात बटे log ऑफ a। ओके, जब a की घात x का डिफरेंशिएशन करते तो a गुणा log ऑफ a होता था, इंटीग्रेशन में log a से भाग हो जाएगा, a की घात x बटे log ऑफ a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कुछ हमारे पास इंटीग्रेशन के सूत्र जिन्हें आप कंठस्थ करेंगे, इसे ये log इंटीग्रेशन ऑफ 1 से log ऑफ mod x होगा, तो आप इसको कंठस्थ करेंगे इन फलनों का इंटीग्रेशन, तब हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अब इसके कुछ गुणधर्म समाकलनों के कुछ हम करें, ये बयान करूंगा इस के गुणधर्म है डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन f(x), यानी डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f(x), यानी एक ऑप्शन आपको फलन x को ये ऑपरेटर कैपिटल X में, और फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया तो फिर से नहीं आएगा, ये अगर डिफरेंशिएशन था ये इंटीग्रेशन था, तो f(x) का अगर हमने डिफरेंशिएट किया x को कैपिटल X से, और f(x) का इंटीग्रेशन फिर से स्मॉल f(x) हो जाएगा, इसे डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा f(x) ही हो जाएगा, जब डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sin of x dx ये करना है तो इसलिए sin x होना चाहिए, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ sin x ही होगा, आप इसे देख सकते हैं, sin को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस cos x हो गया, और फिर cos x को हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस sin that equal to sin x होगा, तो इसे डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इक्वल टू सिंपली रहेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन फलन x को कैपिटल में देगा तो इंटीग्रेशन कैपिटल x को सिंपल सिंपली, या अगर इंटीग्रेशन इस फलन x को कैपिटल f(x) में ले तो इंटीग्रेशन कैपिटल x को फिर से स्मॉल f(x) में जाएगा, तो इसको आप इसे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) dx लेते हैं तो ये भी आएगा, ठीक है, तो ये इनवर्स ऑपरेटर की पहली प्रॉपर्टी का गुणधर्म है समझना। दूसरा गुणधर्म ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ k2f(x) dx, दूसरा गुणधर्म है, यानी फलन को किसी अच्छे से गुणा किया गया है और उसे हम इंटीग्रेट करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेट बाहर हो जाएगा, k इंटीग्रेशन ऑफ x dx है। जैसे आपको इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x करना है तो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x दैट इज इक्वल टू sin x का इंटीग्रेशन माइनस 2 cos ऑफ x प्लस c का इंटीग्रेशन होगा, इस प्रकार से एक ये है। और इसी प्रॉपर्टी है दो फलन के इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) प्लस g करना है dx दैट इक्वल टू इनके अलग समाकलनों के योग के बराबर होगा, दो फलनों के योग का समाकलन इनके अलग अलग समाकलनों के योग बराबर होगा, दैट इंटीग्रेशन ऑफ f(x). और समाकलन की पहली एक्सरसाइज है 7.1 एक्सरसाइज। पहला सवाल इस पर है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज निरीक्षण कीजिए। प्रति अवकलज का मतलब समाकलन निरीक्षण विधि से क्या कीजिए, निरीक्षण विधि करके सूत्र से, और आज में देखिए सिंपली सूत्र से हो जाते हैं। जैसे sin x का इंटीग्रेशन आपको माइनस cos x है, इस प्रकार से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। 2x का इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी हमें यहाँ पर निरीक्षण विधि से करना है। निरीक्षण विधि का मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना होगा कि ये किसका अवकलज, किसका अवकलज sin 2x जो है तो किसका अवकलज हमें प्राप्त करना है, ठीक है, ये फलन प्राप्त करना है। ये अवकलज किसका है, ये फलन हमें ज्ञात करना है। इसके अवकलज के बाद sin 2x मिला है, तो ये हमें इसका प्रति अवकलज ज्ञात करना है। तो हमें असल में प्राप्त ये करना है कि sin 2x किसका अवकलज था, प्रति अवकलज ज्ञात करने का मतलब sin 2x किसी का अवकलज है, अब हमें इसका प्रति अवकलज ज्ञात करना है। तो हमें असल में प्राप्त ये करना है कि sin 2x किसका अवकलज है। हमें जानते हैं कि sin 2x
cos 2x के आसपास ही इसका केवल अचरों का फर्क होगा। cos के sin 2x वाला पद हमें तो होगा, अचरों को हम इधर उधर कर लेंगे, अचर का केवल फर्क हो सकता है। हमें जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x बराबर होगा माइनस sin 2x। संयोजित फलन है, पहले cos 2x को डिफरेंशिएट किया sin 2x, फिर 2x को माइनस sin 2x, फिर 2x को डिफरेंशिएट किया माइनस 2 हो गया, तो माइनस 2 sin 2x cos 2x का डिफरेंशिएशन हुआ। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन तो माइनस 2 sin 2x है। अगर मैं माइनस 2 से इसे भाग कर दूं इधर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस 1/2 cos ऑफ 2x, यानी मैंने ऋण 2 से दोनों ओर भाग कर दिया, ये दाईं ओर जाएगा अपने आप sin ऑफ 2x, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस हाफ cos 2x बराबर sin 2x है। तो हमें पता हो गया कि sin 2x का प्रति अवकलज क्या है, यानी sin 2x किसका डेरिवेटिव है हमें पता हो गया। इससे sin 2x का प्रति अवकलज निरीक्षण विधि से हमें कहेंगे ये फलन हो जाएगा। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x बराबर हो गया माइनस हाफ cos ऑफ इंटीग्रेशन। ये निरीक्षण विधि से हम करते हैं। जैसे हम देखें एक सवाल यह है, तीसरा e की घात 2x को हमें इंटीग्रेशन करना है। तो e की घात x किसका प्रति अवकलज है, हम यानी e की घात 2x का प्रति अवकलज क्या करना है, मतलब क्या पता करना है कि e की घात 2x किसका अवकलज है। हम जानते e की घात का डिफरेंशिएशन करके ही e की घात x प्राप्त होगा। तो e की घात 2x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास e की घात 2x गुणा 2, लेकिन हमें चाहिए था यानी 2 e की घात 2x का प्रति अवकलज तो e की घात 2x है। अब 2 से इस पूरे को भाग कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 e की घात 2x बराबर हो जाएगा e की घात 2x। अब हमें पता हो गया कि हाफ ऑफ e की घात 2x का डिफरेंशिएशन e की घात 2x है, इसका अवकलज e की घात 2x है ये। तो इसे e की घात 2x का जो प्रति अवकलज होगा यानी समाकलन होगा वो अपने आप ये फलन हो जाएगा हाफ e की घात 2x। देखो इंटीग्रेशन ऑफ e की घात 2x dx बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ e की घात 2x प्लस c। एक और देखें, हमें चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर, इसको इसका इंटीग्रेशन हमें निरीक्षण विधि से करना है। अब ax प्लस b का वर्ग ये किसका अवकलज है ये प्राप्त करना है हमें। ये जानते हैं कि x की घात 3 का डिफरेंशिएशन करने से x की घात 2 प्राप्त होता है। वैसे ax प्लस b का वर्ग किसका डेरिवेटिव होगा, ax प्लस b की घात 3 का ही ये डेरिवेटिव होगा। अब केवल अचर का इशू रहेगा उसमें, उसको हम बैलेंस कर लेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b की घात 3 अगर हम करते हैं तो हो जाएगा 3 गुणा ax प्लस b की घात 2, फिर आधार, क्योंकि संयोजित फलन है आधार को डिफरेंशिएट करेंगे ax प्लस b को तो गुणा a आया, तो सिंपली ये हो जाएगा 3a गुणा ax प्लस b का वर्ग। तो हमें ax प्लस b की घात 3 का डिफरेंशिएशन तो ये था 3a ax प्लस b का वर्ग। तो ax प्लस b का वर्ग किसका डेरिवेटिव होगा, 3a से पूरे को भाग कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b की घात 3 बट्टे 3a बराबर हुआ ax प्लस b का वर्ग, यानी ax प्लस b किसका अवकलज है, ax प्लस b की घात 3 बट्टे 3a का डिफरेंशिएशन है। इसे हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की घात 3 का जो दो का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा ax प्लस b की घात 3 बट्टे 3a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। एक और देखें, पांचवा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 गुणा e की घात 3x, इस पूरे को हमने इंटीग्रेशन करना है, यानी ये दो फलनों के अंतर का इंटीग्रेशन है। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस अचर 4 को बाहर लेते हैं 4 गुणा इंटीग्रेशन ऑफ e की घात 3x dx। ये अभी हमने देखा समाकलनों के प्रगुणों से, हमने देखा कि दो समाकलनों के योग का जो इंटीग्रेशन होता है वो उनके इंटीग्रेशन के योग के बराबर होता है, वही अंतर में भी लागू होगा। और यहाँ पर किसी अचर से इस फलन को गुणा किया तो वो इंटीग्रेशन के बाहर वो अचर आ जाएगा। अब इन दोनों को अलग अलग हमें ज्ञात करना है e की घात x। पहले को देख लेते हैं,
हमें साइन 2x किसका अवकलज है ये हम देखना है। तो हम जानते हैं कि cos 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वही साइन 2x वाला पद देगा, दैट इक्वल टू माइनस 2 साइन 2x होगा, यानी साइन 2x तो है ही, तो माइनस 2 से इस पूरे को भाग कर दें तो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस हाफ कॉस ऑफ 2x बराबर साइन 2x, यानी माइनस 2 साइन 2x, कॉस 2x का जो डिफरेंशिएशन था वो माइनस 2 साइन 2x था। अगर मैं माइनस 2 से पूरे समीकरण को भाग कर देता हूँ तो माइनस 1/2 कॉस 2x का जो डिफरेंशिएशन है वो साइन 2x हुआ, इसलिए हमें प्राप्त हो गया कि साइन 2x का जो इंटीग्रेशन है वो तो हो गया माइनस हाफ कॉस ऑफ 2x। दूसरा हमें चाहिए ये e की घात 3x, e की घात 3x डिफरेंशिएशन होगा वो e की घात x ही देगा गुणा 3 हो जाएगा, यानी e की घात x किसका डेरिवेटिव हमें देखना है तो e की घात x का डेरिवेटिव e की घात x ही होता है। e की घात 3x का भी डेरिवेटिव e की घात 3x ही होगा, उसमें कुछ अचर का जो इशू होगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे जहां उसकी जरूरत होगी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की घात 3x बराबर हो जाएगा 3 गुणा e की घात 3x। हमें चाहिए e की घात 3x किसका डेरिवेटिव है तो 3 का भाग कर दें, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की घात 3x बट्टे 3 बराबर e की घात 3x, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e की घात 3x dx इज इक्वल हो जाएगा e की घात 3x बट्टे 3, चाहे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ रख लें, लेकिन लास्ट में आप पूरे समाकलन में एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे, इसलिए हमारे पास मिला इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 साइन 2x माइनस साइन 2x dx माइनस 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की घात 3x dx बराबर ये हमने निकाला है ये माइनस 1/2 कॉस ऑफ 2x। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही लिखेंगे फाइल में, c जोड़ के फिर से एक कांस्टेंट ही आएगा, एक ही c लिखेंगे, 2 बार c नहीं लिखेंगे, तो माइनस हाफ कॉस 2x माइनस 4 गुणा और e की घात 3x का इंटीग्रेशन आया e की घात 3x बट्टे 3, 4 गुणा e की घात 3x बट्टे 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ भी कांस्टेंट है यहाँ भी कांस्टेंट है, जोड़ के कांस्टेंट ही रहेगा, जरा सर्कल करके ठीक से लिख दें माइनस 1/2 cos x बट्टे 3 e की घात 3x धन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये समाकलन। इस प्रकार से हम प्रति अवकलज का निरीक्षण